देख रहे थे। एक चीज क्या देख रहे थे, पेरिहीलियन और अपहीलियन। जो पृथ्वी है कौन से पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। देखना अब इलिप्टिकल पाथ पे अगर ये रिवॉल्व कर रही है तो दो कंडीशन तो होनी होनी है। एक वह कंडीशन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास हो, और एक वह कंडीशन जब अर्थ सूर्य के सबसे, तो ये तो फिर जनरल फिनोमेना है। अगर अर्थ पास है तो सनलाइट ज्यादा आएगी, और अर्थ दूर है तो सनलाइट कम आएगी, ठीक। तो जब अर्थ सन के सबसे पास है ये कंडीशन कहलाती है पेरिहीलियन, ठीक। पेरिहीलियन की सिचुएशन में सनलाइट एवरेज से ज्यादा आएगी, ठीक है। जब अर्थ सन के सबसे दूर है ये सिचुएशन कहलाती है अपहीलियन। अपहीलियन की सिचुएशन में जो सनलाइट है वो एवरेज से कम आएगी, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ दूसरा पॉइंट समझना, पेरिहीलियन की सिचुएशन में एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा, अपहीलियन की सिचुएशन में एवरेज टेम्परेचर कम होगा। पेरिहीलियन की सिचुएशन होती है आपके कब, 3 जनवरी, और अपहीलियन की सिचुएशन होती है कब, 4 जुलाई, ठीक। तो ये जनवरी चल रहा है ना, सिचुएशन कौन सी है, तो गर्मी होनी चाहिए ना पृथ्वी पे, बिल्कुल। तो यहां याद रखना ये 3 जनवरी 4 जुलाई देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक। इस समय सिचुएशन है पेरिहीलियन, 3 जनवरी को पेरिहीलियन है, ठीक है। इसका मतलब आपके ये है कि पृथ्वी पर एवरेज सनलाइट ज्यादा है, एवरेज सनलाइट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समय सूर्य कहां है पृथ्वी पर, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसका मतलब इस पेरिहीलियन की सिचुएशन की वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर की जो गर्मी होगी ना वो एवरेज से ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य पास में है, ठीक। लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो सर्दी है वो एवरेज से कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट ज्यादा है, ठीक। तो पेरिहीलियन की सिचुएशन उस समय आती है जब सन साउथ हेमिस्फीयर में होता है। इस वजह से साउथ हेमिस्फीयर की गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर की सर्दी कम हो जाएगी। तो ये जो इतनी जो ठंड है ये इस वजह से है कि अभी सनलाइट ज्यादा है, इससे भी कम हो सकती थी ठंड, ठीक। अब इसके बाद में दूसरी सिचुएशन समझना, अपहीलियन की सिचुएशन कब है, 4 जुलाई। इस समय सूर्य कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। इसका मतलब यह है कि इस अपहीलियन की सिचुएशन का नॉर्थ हेमिस्फीयर पे फिर पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी कि सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में है लेकिन अपहीलियन की सिचुएशन में है, इसलिए जो गर्मी है वो एवरेज से कम होगी। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर पे फिर नेगेटिव इंपैक्ट, साउथ हेमिस्फीयर में पहले ही सर्दी है और ऊपर से सूर्य की डिस्टेंस बढ़ गई, तो इसका मतलब साउथ हेमिस्फीयर की सर्दी एवरेज से ज्यादा होगी। यही कारण है कि साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी और गर्मी दोनों नॉर्थ हेमिस्फीयर की अपेक्षा ज्यादा पड़ते हैं, ठीक। साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी भी ज्यादा होती है और साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी भी ज्यादा होती है। रीजन अपहीलियन और पेरिहीलियन की सिचुएशन, ठीक। तो अपहीलियन और पेरिहीलियन की सिचुएशन नॉर्थ हेमिस्फीयर पे तो पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ती है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर पे ये नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ती है। ये दोनों में आपके डिफरेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना इसे, ये आपने एक सिचुएशन देखी, सूर्य, पहली सिचुएशन हमने ली इक्विनॉक्स, 21 मार्च सूर्य की किरणें कहां परपेंडिकुलर है, इक्वेटर के ऊपर। कौन सी सिचुएशन, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। फिर आपके अर्थ ने रिवॉल्व किया तो अब सूर्य की किरणें आपके 21 जून को कहां गई, इक्वेटर की जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, समर सॉलिस्टिस की सिचुएशन, ठीक है। फिर अर्थ ने रिवॉल्व किया तो सूर्य की किरणें द्वारा लौट के कहां गई, इक्वेटर, अगेन इक्विनॉक्स की सिचुएशन 23 सितंबर, ऑटर्नल इक्विनॉक्स। फिर अर्थ ने रिवॉल्व किया तो सूर्य की किरणें कहां गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर। इस सिचुएशन में लग रहा है पेरिहीलियन, इसी के आसपास लग रहा है ना। तो यहां समझना पेरिहीलियन में डिस्टेंस कम है तो एवरेज हीट अर्थ पे ज्यादा होगी। अपहीलियन इस सिचुएशन में लग रहा है, अपहीलियन में डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज हीट कम होगी, ठीक है। तो अपहीलियन वह सिचुएशन है जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, और पेरिहीलियन वह सिचुएशन है जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस सबसे कम हो, ठीक है। और पेरिहीलियन और अपहीलियन की वजह से साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी और गर्मी दोनों ज्यादा पड़ती है, ठीक। अब आते हैं इससे आगे, तो यहां तक क्लियर हुआ पांचों कंडीशंस। अब यहां अगली कंडीशन समझना, पृथ्वी के ऊपर आपकी जो सनलाइट है, ठीक, एक एवरेज हम फिनोमेना माने तो मान लिया कि ये इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है, सनलाइट कहां परपेंडिकुलर है, इक्वेटर के ऊपर, तो इक्वेटर से ऐसे ये फैलेगी भी, डेविएट भी होगी, ठीक। अगर सनलाइट आपके इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर ये इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो जैसे जैसे इक्वेटर से ये पोल की तरफ जाएगी ये एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। ये एंगल लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। तो अब यहां होगा क्या कि यहां कुछ रीजन याद रखना,
हमने माना कि जो सनलाइट है वो इक्वेटर के ऊपर आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सनलाइट अगर इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर या हीट होगी वो कहां होगी, इक्वेटर के आसपास, ठीक। तो टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम कितने टेम्परेचर के रीजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी को कुछ पार्ट्स में बांटेंगे और वहां के एवरेज टेम्परेचर के आधार पर, ठीक, हम अर्थ को कुछ टेम्परेचर बेल्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। सबसे पहली बेल्ट बनाई हमने 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र हुआ। इस क्षेत्र को हमने नाम दिया इक्वेटोरियल जोन, विषुवत-रेखीय प्रदेश, ठीक है। दूसरी बेल्ट बनाई हमने 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, यहां तक की बेल्ट बनाई। इस बेल्ट को नाम दिया हमने ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। फिर तीसरी बेल्ट बनाई हमने 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 से 45 डिग्री साउथ, इस बेल्ट को नाम दिया हमने सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, ठीक। चौथी बेल्ट बनाई हमने 45 से 60 डिग्री नॉर्थ और 45 से 60 डिग्री साउथ, इसको नाम दिया हमने टेम्परेट जोन यानी कि समशीतोष्ण प्रदेश। और पांचवी बेल्ट बनाई 60 से 90 डिग्री नॉर्थ और 60 से 90 डिग्री साउथ, और इसको हमने नाम दिया पोलर या टुंड्रा जोन, ठीक। तो अब हम यहां देखते क्या है कि हमने एक आइडियल कंडीशन मानी कि जो सनरेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर सनरेज इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे दोनों हेमिस्फीयर में, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सनरेज के द्वारा अर्थ सरफेस के साथ बनने वाला एंगल, ये रेगुलर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये एंगल डिक्रीज होगा तो जो हीट होगी वो रेगुलर डिक्रीज होगी, ठीक। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपके आपतन कोण यानी जो सनरेज के द्वारा अर्थ सरफेस से जो एंगल बनता है वो रेगुलर डिक्रीज होगा। इसके डिक्रीज होने से जो टेम्परेचर होगा वो रेगुलर डिक्रीज होगा। तो इससे हम एनालिसिस ये निकालते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो कहां होगा, इक्वेटोरियल जोन, फिर इससे कम ट्रॉपिकल जोन, इससे कम सब ट्रॉपिकल जोन, इससे कम टेम्परेट जोन और इससे कम पोलर या टुंड्रा जोन, ठीक। तो इक्वेटोरियल जोन से जैसे जैसे हम कहां आएंगे पोलर जोन की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। तो टेम्परेचर के आधार पर हम पूरी अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5, इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, ठीक, 5 पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक। अब आते हैं हम इससे आगे। अब यहां तक क्लियर हुआ तो अगला कंसेप्ट और समझना, क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट कंसेप्ट, सोलर रेडिएशन यानी कि पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण। तो इंसोलेशन इसमें टॉपिक में हमें आपके समझना क्या है, सन से अर्थ तक ये जो सोलर रेडिएशन आता है किस तरह से आता है, पहला अर्थ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, दूसरा फिर जो सोलर रेडिएशन जो अर्थ पर आ रहा है इसका जो लॉस होता है, अगर हीट गेन हो रहा है तो हीट लॉस भी हो रहा होगा, तो वो हीट जो लॉस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक। ये 3 चीजें हमें आपके कंप्लीट समझना है अपने किस टॉपिक में, इंसोलेशन। इंसोलेशन के टॉपिक को समझने से पहले यहाँ कुछ हमें फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखना है, ठीक। फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल क्या, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई 2 बॉडीज हैं आपके, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, ठीक। हॉट बॉडी यानी कि सन, कोल्ड बॉडी यानी कि अर्थ, दोनों मान लिया, ठीक। जो हॉट बॉडी होगी एक रेडिएशन हो सकता है इससे निकल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कोल्ड बॉडी से भी कोई रेडिएशन निकल रहा हो, ठीक है। तो किस रेडिएशन के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, जो हॉट बॉडी से निकलेगा उसमें या कोल्ड बॉडी से निकलेगा उसमें, जो हॉट बॉडी से निकलेगा, ठीक है। तो यहां याद रखना कि कोई आपके जो हॉट बॉडी है अगर इससे कोई एमिशन हो रहा है किसी भी रेडिएशन का तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां याद रखना अगर कोल्ड बॉडी से कोई आपके रेडिएशन निकल रहा है तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी, ठीक। अब यहां समझना एक प्रिंसिपल E इक्वल टू एच न्यू, ठीक। तो इसका मतलब आपके क्या है, जिस रेडिएशन के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो जिस रेडिएशन के अंदर एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जिसके अंदर एनर्जी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब यहां एक और प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब आपके ये है कि अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब ये वेव हो गई शॉर्ट वेव और ये वेव हो गई लॉन्ग वेव। एग्जांपल सोलर रेडिएशन, एग्जांपल
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य से जो सनरेज आ रही हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है। अब सूर्य से जो आपके वेव्स आ रही हैं उससे अर्थ हीटेड हुई और इस हीट को जब अर्थ बाहर निकालेगी तो वो रेडिएशन कहलाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपके क्या होगा, लॉन्ग वेवलेंथ वाली एक वेव होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी कम, ठीक है। तो अब यहां दो रेडिएशन याद रखना, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, एक रेडिएशन होता है सोलर रेडिएशन और एक रेडिएशन होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन रिलीज बाय सन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज बाय एनी प्लैनेट या एनी टेरेस्ट्रियल बॉडी, कोई भी बॉडी हो आपके, ठीक है। तो अब यहां सोलर रेडिएशन जो सन से रिलीज हुआ है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आपके अर्थ मार्स होगा ये, तो ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कैसा होगा, लॉन्ग वेव, सोलर रेडिएशन कैसा होगा, शॉर्ट वेव, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझना, अब ज्योग्राफी के अंदर एक पॉइंट और याद रखना, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सूर्य और अर्थ ही हो। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का मतलब ये भी हो सकता है कि इसका टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर है, ये भी तो हॉट और कोल्ड हुआ, ठीक। जो 50 है वो गर्म है, जो 20 है वो ठंडी है, ठीक। तो हमेशा जो हॉट और कोल्ड ये हमेशा कंपैरेटिव होते हैं, आइडियल नहीं है कि हॉट को हमने बोल दिया कि नहीं 100 से ऊपर है तो ही हॉट होगा, ये तो कंपैरेटिव स्टडी है ना आपके हॉट और कोल्ड, तो ठीक। तो चाहे उसे हम एज्यूम हमेशा करेंगे हॉट, जिसका टेम्परेचर कम है उसे एज्यूम करेंगे कोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना, ये वेवलेंथ तो आप जानते ही होंगे, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। ये कोई वेव है, ये एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस आपकी कवर कर रही है इसे बोलते हैं इसकी वेवलेंथ, ठीक है। ये शॉर्ट वेव है, ये शॉर्ट वेव है इसकी, और ये लॉन्ग वेव है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। तो इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी, वो 1 मिनट में ज्यादा साइकिल कवर करेगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी, ठीक। अब यहां नेक्स्ट अगला पॉइंट हम ये देखें कि सन से जो आपके सोलर रेडिएशन आपके आता है वो कैसे कैसे आपके अर्थ के ऊपर आता है, ठीक है, और कैसे अर्थ के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये दोनों पॉइंट हमें समझना है, ठीक। तो सबसे पहले यहां एक कंसेप्ट हम और समझते हैं फिजिक्स का, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां हीट ट्रांसफर की सारी मेथड्स हमें जानना जरूरी है, तब हम समझ पाएंगे सन से कैसे आ रहा है और अर्थ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। हीट ट्रांसफर की अगर हम आपके मेथड्स देखें तो 4 मेथड्स होती है, कितनी मेथड, 4। पहली मेथड रेडिएशन, दूसरी मेथड कंडक्शन, तीसरी मेथड कन्वेक्शन और चौथी मेथड एडवेक्शन, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले रेडिएशन मेथड आपकी क्या होती है ये समझे, देखना। रेडिएशन मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड, यानी कि रेडिएशन मेथड के द्वारा हम वैक्यूम में भी आपके हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो सिर्फ 1000 किलोमीटर तक है और अर्थ से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो बाकी के इस पूरे क्षेत्र में क्या है, वैक्यूम, और इस पूरे वैक्यूम रीजन में सिर्फ एक ही मेथड वर्क करती है और वो होती है कौन सी, रेडिएशन। यानी कि जो सनलाइट आपकी है वो सन से लेके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आने तक रेडिएशन मेथड से आती है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, ठीक। मीडियम तो जहां शुरू होगा जहां से एटमॉस्फेयर शुरू होगा, वैक्यूम का मतलब नो मीडियम या एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है, ठीक। अब यहां समझना रेडिएशन मेथड का यूज सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेव्स कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा या रेडिएशन मेथड के द्वारा सिर्फ ईएम वेव्स ही हीट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जांपल आपके सोलर रेडिएशन, तो अब यहां सोलर रेडिएशन के बारे में 2-3 चीजें तो आप जान गए। सोलर रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि ये रेडिएशन मेथड से आ रहा है और रेडिएशन मेथड से सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। सोलर रेडिएशन इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक, तो इसकी वेवलेंथ कम है, तो सोलर रेडिएशन एक शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव है, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, तो ये रेडिएशन मेथड देखा आपने। अब रेडिएशन के बाद आते हैं हम आपके किसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। अब दूसरी मेथड समझना आप, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड में आपके हो है कोई भी आपके दो बॉडीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की दो बॉडीज को जब भी हम कांटेक्ट में करेंगे या कांटेक्ट में लाएंगे तो हाई टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर की ओर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। कंडक्शन मेथड में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आगे 2 मेथड और आ रही हैं, वहां मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे, ठीक है।
तो कंडक्शन मेथड में क्या होगा कि जब भी कोई दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, ठीक, जब भी कोई दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, ठीक, तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी है ये ए और दूसरी है आपके बी, ए का टेम्परेचर 50 डिग्री, बी का टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर कहां से होगी, 50 से 20 की तरफ। कब तक, जब तक दोनों की हीट बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब यहां याद रखना, इसी कंडक्शन मेथड की वजह से हमें गर्म वस्तु छूने में आपके गर्म लगती है और ठंडी वस्तु छूने में ठंडी लगती है। क्यों, जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो, जैसे कि चाय का कप पकड़ा, गर्म चाय का कप, ठीक है, ठंडी चाय का कप पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गर्म चाय का कप आपने पकड़ा तो कप से जो हीट है वो आपके हाथ में आ रही है। अगर हीट आपके हाथ में आ रही है तो वो वस्तु आपको गर्म लगेगी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, अब आपने पानी की ठंडी बोतल पकड़ी तो अब हीट आपके हाथ से बोतल में जा रही है, तो अब वो वस्तु आपको ठंडी लगेगी, ठीक। तो कंडक्शन मेथड आपके क्लियर हुआ, ठीक। तो अब आपके कंडक्शन मेथड का आगे हम यूज बताएंगे क्या होगा इसका। तो कंडक्शन मेथड पृथ्वी पे आपके लगेगी कहां, ये समझना। जब कभी भी सूर्य की किरण पृथ्वी पे आएंगी, पृथ्वी गर्म होगी, ठीक। एक समय दोपहर में ऐसा आता है जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा और अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर है उसका टेम्परेचर हो जाता है कम। तो अब अर्थ सरफेस से एयर में हीट ट्रांसफर होती है किस मेथड के द्वारा, कंडक्शन मेथड, ठीक। तो आपके जब कभी भी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर किससे ज्यादा हो गया, एयर से ज्यादा हो गया, तो अर्थ सरफेस से किसकी तरफ हीट ट्रांसफर होगी, एयर की तरफ। तो ये कौन सी, कंडक्शन, ठीक है। अब अगली मेथड समझना, अगली मेथड है कन्वेक्शन और एडवेक्शन। अब इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस है। कंडक्शन मेथड में हीट ट्रांसफर हो रही थी लेकिन मॉलिक्यूल्स स्टेबल थे। कन्वेक्शन और एडवेक्शन में आपके मॉलिक्यूल्स आपके ट्रांसफर होंगे और ये मॉलिक्यूल्स हीट को ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों में आपके डिफरेंस क्या है। अब यहां हमने देखा क्या कि कन्वेक्शन और एडवेक्शन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर आपके हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, अगर ये मूवमेंट में है तो ये तो सिर्फ लिक्विड और गैस में ही हो सकते हैं। इसका मतलब सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन और एडवेक्शन आपके काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन और एडवेक्शन सिर्फ लिक्विड एंड गैस का फीचर होगा, ठीक है। और यहां जो हीट ट्रांसफर होगी वो बाय द मॉलिक्यूल्स, लिक्विड एंड गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा होगी, ठीक है। कन्वेक्शन जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा वर्टिकल हीट ट्रांसफर की जाए, वर्टिकल का मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप पानी गर्म करने रखते सर्दियों में, हीटर के ऊपर आपने पानी गर्म करने रखा, ठीक है। पानी गर्म करने रखा तो सबसे पहले क्या गर्म होगा, सबसे पहले बर्तन की तली गर्म होगी, बर्तन की तली करेगी पानी के नीचे की लेयर को गर्म। कौन सी मेथड लगी है, कंडक्शन, सबसे पहले लगी कंडक्शन, ठीक है। अब हीट या टेम्परेचर से पानी का नीचे की तली गर्म होगी। अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे गर्म होंगे, गर्म होंगे तो लाइट होंगे हल्के, और ये लाइट होके ऊपर की ओर उठना शुरू हुए। कौन सी तरफ से हीट ट्रांसफर हुई है, वर्टिकल हीट ट्रांसफर। तो ये कौन सी मेथड शुरू हुई है, कन्वेक्शन, ठीक। इसी वजह से हम आपके देखते हैं जब कभी भी आप पानी गर्म करते हो, सर्दियों में पानी गर्म करते हो ना, गर्म करते 5 मिनट बाद पानी हाथ डालते तो ऊपर से लगता है गर्म हो गया, और जैसे 2 लोटे डाले तीसरा ठंडा निकलता है बिल्कुल, ठीक। तो धोखा हो जाता है ना कई बार, क्योंकि वो गर्म मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर आ जाते हैं, नीचे पानी गर्म नहीं होता, तो जब तक खौला जाए तब तक रिस्क मत लेना पानी में, ठीक है। तो अब यहाँ आपके कन्वेक्शन मेथड का तात्पर्य वर्टिकल हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब एडवेक्शन मेथड का मतलब आपके होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, अब मान लिया कोई विंड जा रही है, आपकी विंड तो हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगी ना। मान लिया कोई ओशियन करंट जा रही है, ठीक, कोई रिवर जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल चलेंगे ना सब। अगर हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये एडवेक्शन, ठीक, और वर्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये चार मेथड्स आपकी सोलर एनर्जी का क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं से आपके गेन होगा और इन्हीं से आपके लॉस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चार मेथड क्लियर हुआ, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, रेडिएशन मेथड, कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड एंड एडवेक्शन मेथड। अब अगले कंसेप्ट जो आपके आता है वो आता है कौन सा, इंसोलेशन, यानी कि हाँ कंडक्शन तो चाहिए, गर्म कैसे करोगे, ठीक है। कमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक, यानी कि पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण। अब हमने सोलर रेडिएशन या सनलाइट की क्या विशेषताएं देखी। पहला, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कैसी, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, रीच टू अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड, किस मेथड के द्वारा, रेडिएशन मेथड के द्वारा, ठीक। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने समझ ली। अब यहां समझते हैं हम आगे हीट बजट। अब ये हीट बजट का मतलब क्या होता है। बजट किसी भी चीज का हो, इसके दो ही अर्थ होते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अगर पैसे की बजट की बात करें तो इनकम और एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन ही बजट होता है, ठीक है। तो हीट बजट का मतलब गेन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। अगर सन से हमें 100 यूनिट हीट दिन में मिल रही है
तो रात में ये 100 यूनिट हीट का लॉस होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 100 यूनिट बच गई तो दूसरे दिन फिर हीट आ रही है, तो अर्थ की हीट रेगुलर बढ़ती जाएगी। तो दिन में हम जितना गेन करते हैं, रात में ही हम उस हीट का उतना लॉस करते हैं। जितना ये गेन जरूरी है उतना ही ये